Hello friends, today we are going to start accounting concepts. Accounting principles are generally divided into two categories, accounting concepts and conventions. Exams में अगर आपसे accounting principles पूछते हैं, then you have to write down both accounting concepts and conventions. If they are asking about concepts only, then you have to write down only concepts. So first we will discuss what are accounting concepts. क्या होते हैं ये accounting concepts? Accounting concepts are rules or assumptions that helps in preparing and recording the financial transactions in an organization. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं, एजम्पशंस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करनी होती है जब वो बुक्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, जब वो अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं. दीज आर जनरल रूल्स और रेगुलेशंस और एजम्पशंस आर लीगली एक्सेप्टेड फॉर्म that you have to follow while maintaining the books of accounts. क्या होते हैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. इसका एक नाम और है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. इसका ये कहना है कि बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है. आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे बुक में या जो भी अकाउंट मेंटेन करेंगे वो ये मान के करेंगे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी. अगर आपने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, यू हैव द राइट टू टेक इट बैक विद इंटरेस्ट. और अगर आपने बिजनेस को कुछ दिया है तो आपको वापस लेना है, और अगर आपने बिजनेस में से कुछ लिया है तो यू हैव टू पे फॉर इट. अगर आप इस एजम्पशंस को मान के बिजनेस करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक्चुअली अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर पाएंगे. अगर आप पूरे साल बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते रहें और उसका कहीं रिकॉर्ड ना मेंटेन करें, ये सोचें कि मेरा ही तो बिजनेस है, अगर मैंने इसमें से विड्रॉ कर लिया तो क्या हो गया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक्चुअली में प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपको ये मान के चलना है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंस ऑफ इट्स ओनर. आप बिजनेस में से अगर कुछ भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो वो अमाउंट, उतने अमाउंट का आपको बिजनेस को पेमेंट करना है. सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स, वो लेन देन आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जो या तो मनी में है या जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है, जिनका कंपैरिजन पॉसिबल है. ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे लेन देन जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो. बट अगर आप उनको मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंटिंग इनको रिकॉर्ड नहीं करता. एग्जाम्पल्स कैन बी सिंसियरिटी, लॉयल्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क. So these things cannot be converted into money, so will not be recorded in the books of accounting. थर्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी विल कीप रनिंग फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर. आपका बिजनेस एक इनडेफिनेट लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा. हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने का. इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आउटसाइड पार्टीज आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होती हैं. अगर आप किसी बिजनेस को ये बोलकर स्टार्ट करेंगे दैट आई एम इन द मार्केट जस्ट फॉर 6 मंथ और 1 ईयर और फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो कोई भी आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा. पीपल विल नॉट बी रेडी टू गिव यू लोन. आपके शेयर्स नहीं परचेज करेंगे, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर्स, एवरी कस्टमर, एवरी एम्प्लॉय वांट दी स्टेबिलिटी. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा बिजनेस अनफोर्सिन टाइम तक फोर्सिबल फीचर में कंटिन्यू करता रहेगा, चलता रहेगा. हम इसको बंद नहीं करेंगे, हम इसको शट डाउन इजीली नहीं करेंगे. वो अलग सिचुएशन है, आपको लॉस हुआ या आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, आपको बंद करना पड़ा, बट जनरली हम ये ही मान के चलते हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा लॉन्गर टाइम तक. लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस will affect at least two accounts of opposite nature. One account will be debited and the other account will be credited with the same amount. So dual aspect concept का ये कहना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपकी बिजनेस की,
वो मिनिमम 2 अकाउंट पर तो इम्पैक्ट डालेगी एंड डेबिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। मिनिमम 2 पे डालेगी, मैक्सिमम वो आपके 3 अकाउंट पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है और 4 पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है, बट दोनों साइड अमाउंट का डेबिट साइड हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट साइड की। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में जनरली हम ये मान के चलते हैं कि इक्वेशन है एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपका जो बिजनेस का एसेट साइड होगा वो हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, लायबिलिटीज जो आपको पेमेंट करने हैं प्लस कैपिटल जो आपने पैसा खुद का इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम क्या मान के चलते हैं कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो भी दूसरी पार्टी का है, मेरा नहीं है। क्लियर है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, क्या कहना है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का ये कहना है अगर आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन ट्रांजेक्शन्स को किसी भी टाइम बैठकर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, समराइज नहीं कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ने आपके बिजनेस के टाइम पीरियड को डिवाइड करा है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स का। सो एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स यू हैव टू take a break, you have to just take a rest, you need to prepare the trading account, profit and loss account, you have to prepare the balance sheet, one has to know the position of the business. So this accounting period has been divided into the period of 12 months. 12 months के period को हमने बोला है आपका अकाउंटिंग पीरियड। और ये 12 मंथ जरूरी नहीं है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो, या आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ 12 मंथ आपको अपना प्रॉफिट जानना है, आपको टैक्स की कैलकुलेशंस करनी है, आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करना है। सो हम इस एट द एंड ऑफ द 12 मंथ्स अपनी बुक्स को रेडी करेंगे, अपने फाइनल अकाउंट्स को रेडी करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका? अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets are recorded in the books of account at the price paid. For example, आज की डेट में 8 मार्च में आपने एक मशीनरी परचेज करी 50,000 की, ठीक है। अब आप इस मशीनरी की रिकॉर्डिंग करने बैठेंगे 31 मार्च को। 31 मार्च को लेट्स से उस मशीनरी का प्राइस हो गया 60,000। तो बुक्स में आपको जो रिकॉर्ड करना है उस मशीनरी को वो उसी प्राइस पर करना है जो प्राइस आपने पे किया था उसे परचेज करने के लिए, दैट इज ₹50,000। एट प्रेजेंट आज की डेट में 31 मार्च को उसका प्राइस कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, मार्केट प्राइस पर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आप उसे किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? द प्राइस यू हैव पेड टू एक्वायर इट। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहना है मैचिंग कॉन्सेप्ट का? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इन्होंने आपसे बोला जब आप रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस से कंपेयर करते हैं तब आपको पता चलता है आपके प्रॉफिट के बारे में, ठीक है, लेकिन आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वो सेम अकाउंटिंग ईयर के होने चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बुक्स परचेज करी एट द रेट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज की, फिर आपने सेल करी 5 बुक्स एट द रेट ऑफ 150 के अकॉर्डिंग 750 रुपीज की। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल अगर हम एक नॉर्मल लेमैन पर्सन से पूछें आप इस सिचुएशन में प्रॉफिट में है लॉस में है, तो वो कहेगा कि नहीं आप लॉस में है 250 के, लेकिन क्या एक्चुअली हम लॉस में है? नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि पहले आप ये देखिए आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया। हेयर वी आर अर्निंग ₹750 सेल करके, 5 बुक सेल करके हम 750 का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या इस 750 के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने कॉस्ट कितना पे किया था? हमने 5 बुक्स के लिए तो 500 रुपीज ही पे करे थे ना, 5 बुक्स एट द रेट ऑफ 500 के अकॉर्डिंग 500 की बैठी, ठीक है ना, और हमने सेल कितने की करी उन्हें 5 बुक एट द रेट ऑफ 150 की। सो हेयर वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये कहना है फर्स्ट यू कैलकुलेट द रेवेन्यू, आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, एक पर्टिकुलर ईयर में आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, फिर आप उस रेवेन्यू को कंपेयर करिए उस
रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने कितना एक्सपेंस किया था उस सेम अकाउंटिंग पीरियड में। इन 5 बुक्स के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने जो एक्सपेंस किया था दैट वाज ऑफ ₹500। तो जो आपका इनकम है उससे आपको कंपेयर करना है सेम एक्सपेंस से, सेम ईयर के एक्सपेंस से। ये किसका कहना है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का कहना है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? Revenue from any business should be included in the accounting records only when it is realized. Realization means creation of legal right to receive money. Selling good is realization, receiving order is not. For example, Mr. A को एक ऑर्डर मिला मिस्टर बी से। ए को एक ऑर्डर रिसीव हुआ मिस्टर बी से 10,000 यूनिट्स का। 10,000 यूनिट्स, लेट्स से एक यूनिट आपकी 10 रुपीज की थी, तो टोटल ऑर्डर कितने का हो गया? 1 लाख का ऑर्डर हो गया। ठीक है। ऑन रिसीविंग द ऑर्डर, जैसे ही ए को ऑर्डर मिला, ऑर्डर रिसीव होने पर ए ने रॉ मटेरियल परचेज किया, प्रोसेस करना स्टार्ट किया, लेबर को एम्प्लॉय किया। आफ्टर 1 मंथ ए का आपका मटेरियल रेडी हो गया और उसने बी को डिलीवर कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में आप कब मानेंगे सेल हो गई है? ऑन रिसीविंग द ऑर्डर या व्हेन ही डिलीवर्ड द गुड टू अदर पार्टी? अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम यहाँ सेल तब मानेंगे जब गुड्स हमने बी को डिलीवर कर दिया है। बिकॉज अब जो मिस्टर ए है वो लीगली लायबल है पेमेंट के लिए। बस ऑर्डर मिलने पर हम इसको सेल नहीं मानेंगे, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो सेल तब है जब आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया है सेकंड पार्टी को और वो लीगली लायबल हो गया है पेमेंट के लिए। चाहे पेमेंट आपको मिला है या नहीं मिला, बट आपने गुड्स डिलीवर कर दिया। नाउ मिस्टर ए इज लीगली लायबल टू रिसीव द पेमेंट। सो इन दिस एग्जांपल सेल को तब माना जाएगा जब गुड्स को डिलीवर कर दिया गया है, तब नहीं जब उसको ऑर्डर मिला था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक वर्ड है एक्रूवल। एक्रूवल मतलब एक्रूड एंड एक्रूड मतलब अर्न्ड। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रिवेन्यूज तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपने उनको अर्न कर लिया है, वेदर दे आर रिसीव्ड, नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। तब नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब वो आपको रिसीव हुए। आपने एक्रूड कर लिया, एक्रूड मतलब अर्न कर लिया है, कमा लिया है ना आपको, तो आपको उनको रिकॉर्ड कर लेना है। और एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड। और एक्सपेंसेस हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपके एक्सपेंसेस क्रिएट हो गए हैं, आपने वो खर्चे कर दिए हैं, चाहे आपने पे करे या नहीं करे। इस कॉन्सेप्ट को भी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट करा और ये वो ट्रांजेक्शन्स थी जो उसने अपने बिजनेस में की। ही रेंटेड अ शॉप फॉर ₹500 पर ईयर, bought 1000 pen for ₹10,000, 1 pen of ₹10 each. He bought the furniture for his shop ₹15,000 और एस्टिमेट करा है उसने फर्नीचर की लाइफ 15 years. He sold 800 pens at the rate of 15 rupees per pen. Out of 1000 he sold 800 pens at the rate of 15 rupees pen. He paid insurance for stock. 1500 का इंश्योरेंस पे करा है उसने एंड इंश्योरेंस इज फॉर 3 years. एडवांस भी रिसीव हुआ है 5000 का फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर सेल ऑफ पेन, जबकि पेन अभी सेल नहीं हुए हैं और उसको एडवांस रिसीव हो गया। लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर अ लेमैन। लेमैन एक नॉर्मल पर्सन के लिए जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं है। अगर हम देखें तो एक लेमैन पहले इनकम कैलकुलेट करेगा। इनकम हमारी क्या मानी जाएगी इसमें? इनकम विल बी सेल्स ही आपकी 800 पेंस की, 800